जय हिंद दोस्तों, अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन टीवी टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। लालच का फल। एक गांव में एक समृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके पास धातु से बने हुए कई बर्तन थे। गांव के लोग शादी आदि के अवसरों पर यह बर्तन उससे मांग लिया करते थे। एक बार एक आदमी ने ये बर्तन मांगे। वापस करते समय उसने कुछ छोटे बर्तन बढ़ा कर दिए। समृद्ध व्यक्ति ने पूछा, बर्तन कैसे बढ़ गए? उसने कहा, मांग कर ले जाने वाले बर्तनों में से कुछ गर्भ से थे, उनके छोटे बच्चे हुए हैं। समृद्ध व्यक्ति को छोटे बर्तनों से लोभ हो गया। उसने बर्तन लौटाने वाले व्यक्ति को ऐसे देखा जैसे उसे कहानी पर विश्वास हो गया हो। उसने सारे बर्तन रख लिए। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति फिर से बर्तन मांगने आया। समृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बर्तन दे दिए। काफी समय तक बर्तन वापस नहीं मिले। इस पर बर्तनों के मालिक ने इसका कारण पूछा। बर्तन मांग कर ले जाने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं वो बर्तन नहीं दे सकता क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है। समृद्ध व्यक्ति ने पूछा, परंतु बर्तन कैसे मर सकते हैं? उत्तर मिला, यदि बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो वे मर भी सकते हैं। अब उस समृद्ध व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथ मलता रह गया। बिल्ली का दर्पण। एक दिन जंगल में शेर ने एक बिल्ली पकड़ी। वो उसे खाने की सोचने लगा। बिल्ली ने पूछा, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? शेर ने कहा, इसलिए कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी हो। बिल्ली ने आंखें मिचमिचाई और कहा, नहीं, बड़ी तो मैं हूँ, तुम तो छोटे हो। तुम कैसे कहते हो कि तुम मुझसे बड़े हो? बिल्ली की बात सुनकर शेर उलझन में पड़ गया। शेर ने मन ही मन कहा, बात तो इसकी ठीक है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं कितना बड़ा हूँ? बिल्ली ने कहा, मेरे घर में एक दर्पण है, तुम दर्पण में अपने को देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। शेर ने अपने को दर्पण में कभी नहीं देखा था। वो ऐसा करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। बिल्ली का दर्पण बड़ा अजीब था। उसकी सतह तो उभरी हुई थी, पर पिछला भाग भीतर को धंसा हुआ था। बिल्ली ने उभरा हुआ भाग शेर के सामने कर दिया। शेर ने दर्पण में देखा कि वो तो एक दुबली पतली गिलहरी जितना लग रहा था। बिल्ली ने कहा, पता लग गया न, कितने बड़े हो? ये दर्पण तो असल से थोड़ा बड़ा ही दिखाता है, वास्तव में तो तुम इससे भी छोटे हो। शेर डर गया, उसने सिर झुका लिया। बिल्ली ने चुपके से दर्पण घुमा दिया, फिर बोली, अब जरा तुम हटो और मुझे अपने को देखने दो। आंख चुराकर शेर ने भी चुपके से देखा। दर्पण में बिल्ली बड़ी व भयानक नजर आ रही थी। बिल्ली का मुंह तो काफी बड़ा हो गया था। वो कभी खुलता था, कभी बंद होता था और बड़ा डरावना लग रहा था। शेर ने सोचा, बिल्ली उसे खाना चाहती है। मारे डर के वो जंगल में भाग गया। आसमानी बिजली और तूफान की कहानी। बहुत पहले आसमानी बिजली और तूफान बाकी सारे लोगों के साथ यही धरती पर रहा करते थे, लेकिन राजा ने उन्हें सारे लोगों के घरों से बहुत दूर अपना बसेरा बनाने का आदेश दिया हुआ था। तूफान असल में एक बूढ़ी भेड़ थी, जबकि उसका बेटा आसमानी बिजली एक गुस्सैल मेढा। जब भी मेढा गुस्से में होता वो बाहर जाकर घोरों में आगजनी किया करता और पेड़ों को गिरा देता। वो खेतों को भी नुकसान पहुंचाता और कभी तो लोगों को मार भी डालता। वो जब भी ऐसा करता, उसकी माँ ऊंची आवाज में डांटती हुई उसे और नुकसान न पहुंचाने और घर वापस आने को कहती, लेकिन आसमानी बिजली अपनी माँ की बातों पर जरा भी ध्यान दिए बिना तमाम नुकसान करने पर आमादा रहता। अंत में जब ये सब लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया, उन्होंने राजा से शिकायत की। सो राजा ने एक विशेष आदेश दिया और भीड़ और उसके मेये को शहर छोड़कर दूर झाड़ियों में जाकर रहने पर मजबूर होना पड़ा। इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि गुस्सैल मेढा अब भी कभी कभार जंगलों में आग लगा दिया करता और आग की लपटें जब तक खेतों तक पहुंचकर उन्हें तबाह कर दिया करती। लोगों ने राजा के आगे फिर से शिकायत की और इस बार राजा ने दोनों माँ बेटे को धरती छोड़कर आसमान में जाकर अपना घर बना लेने को कहा, जहाँ वे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे। तब से जब भी आसमानी बिजली को गुस्सा आता है, वो हमेशा की तरह तबाही मचाता है, लेकिन हम उसकी माँ को उसे डांट पिलाता हुआ सुन सकते हैं। हाँ, कभी कभी जब माँ अपने शरारती बेटे से कुछ दूर कहीं गई होती है, हम देख सकते हैं कि वो अब भी गुस्सा है और नुकसान पहुँचा रहा है। अलबत्ता उसकी माँ की आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती। भालू की पूंछ। कभी भालू की चमकीली लंबी पूंछ हुआ करती थी, पर अब नहीं है। बेचारा भालू, किसी की बात में आकर काम करने से काम का बिगाड़ा ही होता है। अगर भालू लोमड़ी की बात में नहीं आता तो क्या ये होता भला? बहुत समय पहले भालू की लंबी एवं चमकदार पूंछ हुआ करती थी। भालू भाई को इस पर बड़ा गर्व था। वो सभी से पूछता था कि आज मेरी पूंछ कैसी लग रही है। अब कोई भालू से पंगा लेता क्या भला? उसकी बड़ी कदकाठी और पंजे देखकर हर कोई कहता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भालू इस पर फूला नहीं समाता।
कहने वाले ये भी कह देते कि भालू की पूंछ से सुंदर किसी की पूंछ नहीं। बस भालू दिन भर अपनी पूंछ प्रशंसा सुनता रहता। एक बार ठंड के दिनों में कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ी, इतनी कि झील और पोखर सब जम गए, शिकार ढूंढना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में भालू अपनी सुंदर पूंछ लिए एक झील के पास से जा रहा था। तभी उसकी नजर वहां बैठी एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी के पास मछलियों का ढेर लगा था। ये देखकर भालू के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी चालाक थी, उसने भांप लिया कि भालू को भूख लगी और मछलियों को देखकर उसकी नजर खराब हो गई है। भालू ने कहा, लोमड़ी बहन कैसी हो, तुमने ये सारी मछलियाँ कहाँ से पाई? लोमड़ी ने चालाकी दिखाते हुए इस झील से। लोमड़ी ने जमी हुई झील में एक जगह गड्ढा दिखाते हुए कहा। भालू भी कम नहीं था, उसने कहा, पर तुम्हारे पास मछली पकड़ने का कांटा तो है ही नहीं। लोमड़ी बोली, मैंने अपनी पूंछ की मदद से यह सारी मछलियाँ पकड़ी हैं। भालू ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या कहा? तुमने यह मछलियाँ अपनी पूंछ से पकड़ी हैं? लोमड़ी ने जवाब दिया, हाँ भाई, इसमें इतना आश्चर्य करने वाली कौन सी बात है? मछली पकड़ने के लिए पूंछ किसी भी कांटे से बेहतर है। भालू ने कहा, मुझे भी सिखाओ। लोमड़ी बोली, इस झील में जितनी मछलियाँ थी वे मैंने सारी पकड़ ली हैं। आओ किसी दूसरी झील पर चलते हैं। लोमड़ी और भालू दूसरी झील की तरफ आ गए। दूसरी झील पूरी जमी थी। भालू ने तुरंत अपने तेज पंजों से वहां एक गड्ढा बना दिया। अब क्या करूं? भालू ने पूछा। लोमड़ी बोली, अब पूंछ गड्ढे में डालकर बैठ जाओ। जैसे ही मछली फंसेगी तुम्हें अपने आप मालूम पड़ जाएगा। पर हाँ, ज्यादा हिलना डुलना मत और सिर्फ मछली के बारे में सोचना। जितनी ज्यादा मछलियों के बारे में तुम सोचोगे उतनी ज्यादा मछलियाँ तुम पकड़ पाओगे। भालू ने ऐसा ही किया। उसने लोमड़ी से कहा, देखना मेरी पूंछ में सबसे ज्यादा मछलियाँ फंसेगी। लोमड़ी ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं दूर से देखती हूँ ताकि सब कुछ ठीक चलता रहे। मैं तुम्हारे पास रहूंगी तो तुम्हारा ध्यान बन जाएगा, कहकर लोमड़ी दूर बैठ गई। भालू अपने अभियान में जुट गया। थोड़ी ही देर में वो एक जैसे बैठे बैठे ऊब गया और उसे नींद लग गई। ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फ भी गिरने लगी। लोमड़ी धीरे से अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद लोमड़ी जब वापस लौट कर आई तो भी भालू सोता ही मिला। उसके शरीर पर बर्फ जम गई थी। काला भालू सफेद दिखने लगा। लोमड़ी को बहुत हंसी आई और इसके बाद उसने भालू को जगाया। भालू भाई, मैंने अभी एक मछली तुम्हारी पूंछ में फंसी देखी है, जल्दी उठो। भालू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने अपनी पूंछ गड्ढे से बाहर निकाली और देखा तो पूंछ थी ही नहीं। अरे, मेरी पूंछ कहाँ गई? मेरी सुंदर पूंछ कहाँ गई? उसने इधर उधर देखा तो उसे लोमड़ी हंसते हुए जाते दिखी। अब भालू की लंबी पूंछ की जगह छोटी सी पूंछ बची थी। भालू ने लोमड़ी को बहुत बुरा भला कहा। तब से भालू की पूंछ छोटी है। तब से लेकर आज तक भालू अपनी पूंछ को याद करके गुर्रा रहा है। जब भी भालू गुर्राता है तो समझो कि वो अपनी पूंछ को याद कर रहा है। इस दिन के बाद से लोमड़ी और भालू में बोलचाल भी बंद हो गई। भालू ने अपनी बेवकूफी से पूंछ गंवाई। इसलिए कहते हैं, सुंदरता पर मत इतराओ और अक्ल से काम लो। बड़ा कौन? भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती वे राजा के पास पहुंची। एक ने कहा, मैं बड़ी हूँ। दूसरी ने कहा, मैं बड़ी हूँ। तीसरी ने कहा, मैं बड़ी हूँ। चौथी ने कहा, मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, 5 पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती। भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा, वहाँ खोजा, लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने ये देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुँची। बोली, राजा राजा, भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही है, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं, तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तानों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी का गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरे बैठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वो यहाँ दौड़ी, वहाँ दौड़, लेकिन पानी की कहाँ एक बूंद न मिली।
लाचार वो एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजा राजा, प्यास हार गई, वो डबरे का पानी पी रही है। सच, बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में यह मुनादी करा दो, कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और न बिस्तर बिछा कर रखे। नींद को नींद आएगी तो वो जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार वो ऊबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, नींद हार गई, वो ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम न करे, नौकरी न करे, धंधा मेहनत और मजदूरी न करे और आशा का दीप न जलाए। आशा को आश जागेगी तो वो जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आश जगी, वो यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वो वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा उसका सोने का दिया, रुपये की बाती तथा कंचन का महल बन गया। पाप की जड़। राजा चंद्रभान ने एक दिन अपने मंत्री शूरसेन से पूछा कि पाप की जड़ क्या होती है। शूरसेन इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने कहा, इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने के लिए मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। यदि दी गई अवधि में तुम सही उत्तर नहीं ढूंढ सके तो मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा। राजा की बात सुनकर शूरसेन परेशान हो गया। वो गांव-गांव भटकने लगा। एक दिन भटकते भटकते वो जंगल जा पहुंचा। वहां उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। उसने राजा का प्रश्न उसके सामने दोहरा दिया। साधु ने कहा, मैं डाकू हूँ जो राजा के सिपाहियों के डर से यहाँ छुपा बैठा हूँ। वैसे मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शूरसेन ने सोचा, काम चाहे जो भी हो, कम से कम उत्तर तो मिल जाएगा। उसने डाकू के बात के लिए हामी भर दी। इस पर डाकू ने कहा, तो ठीक है, आज रात तुम्हें नगर सेठ की हत्या करनी होगी और साथ ही उसकी सारी संपत्ति चुराकर मेरे पास लानी होगी। यदि तुम ये काम करने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। शूरसेन लालच में आ गया। उसे अपना पद जो बचाना था। शूरसेन इसके लिए तैयार हो गया और जाने लगा। उसे जाता देख डाकू ने कहा, एक बार फिर सोच लो, हत्या व चोरी करना पाप है। शूरसेन ने कहा, मैं किसी भी हाल में अपना पद बचाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई भी पाप करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर डाकू ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। पाप की जड़ होती है लोभ। पद के लोभ में आकर ही तुम हत्या और चोरी जैसा पाप करने के लिए तैयार हो गए। इसी के वशीभूत होकर व्यक्ति पाप कर्म करता है। शूरसेन ने डाकू का धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। दूसरे दिन राजदरबार में जब उसने राजा को अपना उत्तर बताया तो राजा उसकी बात से प्रसन्न हो गया। उसने मंत्री को ढेर सारे स्वर्णाभूषण देकर सम्मानित किया।